जय हिंद साथियों। दिस इज शाली शर्मा। स्वागत करती हूँ आपका डिफेंस स्क्वाड 0.1 पे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में हमने एनसीईआरटी इकोनॉमी कवर की थी क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर की। तो आज बारी है पार्ट 2 में सेकेंड चैप्टर की, जिसमें हम कवर करेंगे सेकेंड चैप्टर को इकोनॉमी के फॉर यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस और एसएससी, रेलवे, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमी से डायरेक्ट एनसीईआरटी से, तो उनको कवर करेंगे इस क्लास में। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को भी एनालाइज करेंगे। डीपली मैं कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूँगी पीवाईक्यू के साथ। तो आप देख पा रहे होंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी को हम आज कवर करने जा रहे हैं। इस क्लास के अंदर पार्ट 1 आप देख सकते हैं। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने चैप्टर फर्स्ट को कवर किया है। चैप्टर फर्स्ट आपका डेवलपमेंट था, जैसा कि आप सबको मालूम है। तो आज बारी सेकेंड चैप्टर की है। हाँ, तो आज बारी सेकेंड चैप्टर की है। सेकेंड चैप्टर आप देख पा रहे होंगे, सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये आपके डायरेक्ट इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स आपके ये डायरेक्ट आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के सिलेबस में मेंशन है, तो उन्हीं को हम बस कवर कर रहे हैं। और आपको इतनी मोटी बुक ना रीड करनी पड़े, आपको इनके चैप्टर लाइन्स वाइज इनकी रीडिंग ना करनी पड़े। इसको इजी करने के लिए मैं आपके लिए ये सेशंस लेके आ रही हूँ। इससे पहले मैंने 9th क्लास की भी एनसीईआरटी कवर करवाई है, आप उसको भी देख सकते हो। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, इधर उधर आपको घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहला जो पॉइंट है आपका यही है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। कितने टाइप की आपकी इकोनॉमी होती है, इसको कवर करेंगे। तो आपकी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। नाइन्थ क्लास की बुक में भी हमने इस चीज़ को कवर किया था कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। बस हम इसको अभी डीपली करेंगे। उसमें हमने सिर्फ लाइटली की थी, क्योंकि उसमें एग्रीकल्चर का दे के रखा था। सॉरी, उसमें हमने एग्रीकल्चर का किया था, जिसमें बताया था कि कैसे क्या एक विलेज उसको कैसे कवर, उसमें कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या गरीबी लाइन है, सारी चीज़ों को कवर किया। तो आज बारी इसकी है कि सेक्टर्स कितने टाइप की होती है इकोनॉमी। सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर को हम देखेंगे कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है। प्राइम मतलब कि फर्स्ट, वर्ड से ही समझ में आ रहा है। प्राइम मतलब कि फर्स्ट, जो चीज़ें आपको नेचर से डायरेक्ट मिलती हैं, फील्ड से आप डायरेक्ट लेते हो। जैसे कि आप किसान को देख लीजिए, वो एग्रीकल्चर करता है, जो भी क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है, जो भी क्रॉप्स उगाता है फील्ड में, गेहूं, चावल, चना, जो भी होता है, तो ये एक प्राइमरी सेक्टर है। खेती करना एक प्राइमरी सेक्टर है। तो ये आपकी प्राइमरी सेक्टर में, या फिर कोई खदान है उससे माइनिंग करना किसी भी चीज़ की, या फिर जैसे कि जैसे पन्ना डायमंड है, पन्ना में डायमंड मिलता है, तो उसकी खुदाई करना, डायमंड्स को निकालना, तो ये एक नेचुरल चीज़ को अपन निकाल रहे हैं नेचर से। तो ये एक प्राइमरी सेक्टर है, जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर रहे हैं, डायरेक्टली वहाँ से ले रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपकी प्राइमरी। फिशिंग करना, या फिर मछली पालन करना, या फिर मुर्गी पालन करना, ये सारे काम क्या है आपके प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। तो इनको हम कवर करते हैं प्राइमरी। आप देख पा रहे हो एग्जाम्पल भी देके रखा है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशरी, जिसे हम डायरेक्ट नेचर से कंज्यूम करते हैं। वो जो डायरेक्ट नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं, वो आपके प्राइमरी फैक्टर्स कहलाते हैं, प्राइमरी सेक्टर्स कहलाते हैं। अब इसमें सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है। सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि प्राइमरी के बाद जो आता है वो सेकेंडरी सेक्टर होता है। सेकेंड नंबर पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, सेकेंडरी मतलब कि सेकेंड नंबर। इसमें क्या होता है, नेचुरल प्रोडक्ट आर द चेंज इनटू द अदर फॉर्म थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग। जो भी नेचुरल चीज़ें हैं उनको एक फॉर्म में बनाना, एक उनसे कुछ नई चीज़ बनाना, तो वो हो जाती है आपकी सेकेंड टाइम उसको बनाया जा रहा है, तो वो आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगी। जैसे कि इंडस्ट्री प्रोडक्शन करना, कंस्ट्रक्शन करना, मैन्युफैक्चरिंग करना। जैसे कि कॉटन है, और कॉटन डायरेक्ट निकला है, तो वो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। अभी उसी कॉटन से धागा बनाया या फिर कपड़ा बनाया जाए, तो ये आपके सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा कॉटन। ठीक है, कॉटन से आप बनाओगे थ्रेड।
तो थ्रेड आपका हो जाएगा सेकेंडरी सेक्टर और कॉटन हो जाएगा आपका प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए सेकेंडरी सेक्टर के। सेकेंडरी सेक्टर के आप डेफिनेशन रख सकते हो, जो भी नेचुरल प्रोडक्शन है उसको चेंज करना, अदर फॉर्म में किसी और चीज़ बनाना उसी चीज़ से, तो ये आपकी सेकेंडरी सेक्टर हो जाएगी। अब बारी है टर्सरी सेक्टर की है। जैसे मैंने आपको प्राइमरी सेकेंडरी और उससे बताया कि आपका फर्स्ट सेकेंड, टर्सरी मतलब कि थर्ड, तो आप इससे ऐसे लाइन रख सकते हो कि तीसरे पे ये आ जाता है आपका टर्सरी सेक्टर। तो आप टर्सरी सेक्टर में आपके, एक मिनट, टर्सरी सेक्टर में जैसे कि आपने देखा कॉटन हो गया, कॉटन से आपने थ्रेड बना लिया, थ्रेड के बाद अब उसको मार्केट में बेचना है, सेलर बेचेंगे उसको, इंडस्ट्री में बनाने के बाद उसको मार्केट में लाया जाएगा, उस थ्रेड से कपड़े बनेंगे और वो कपड़े जब बेचेंगे, सर्विस की जाएगी उनकी, एक जैसे दूसरी जगह बेचे जाएंगे, मार्केट में लाए जाएंगे, बाजारों दुकानों पे उनको मॉल्स वगैरह में रखकर बेचा जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा जो क्लॉथ कपड़ा बन जाएगा वो आपका हो जाएगा टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में कॉटन था, कॉटन से वो धागा बना, थ्रेड बना, और थ्रेड से वो सीधा कोई क्लॉथ, कोई डिजाइनरी क्लॉथ बन के मार्केट में बेचा गया, तो वो आपका हो गया टर्सरी सेक्टर। तो आपके ये तीनों सेक्टर हैं। या फिर आप इसमें रख लो सर्विस करना। अभी पहले ये सर्विस वाला पार्ट नहीं था, इंडिया के अंदर बहुत ही कम पार्ट था जो कि टर्सरी सेक्टर में आता था, और वो बहुत ही कम लोग यूज करते थे क्योंकि सारे काम खुद में ही करते थे लोग। अभी धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो टर्सरी सेक्टर में कन्वर्ट होती जा रही है सारी। ठीक है, तो जैसे बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट होना, एजुकेशन देना, कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इससे क्या है ना, ये मैं आपको एक सर्विस दे रही हूँ, तो सर्विस देना, सर्विस करना, ये आपके टर्सरी सेक्टर में आ जाता है। तो ये आपके हो गए तीनों सेक्टर इकोनॉमी के सेक्टर्स। अभी इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन बना है आपका, रेलवे में पूछा गया है 2021 के, एसएससी सीजीएल में 19 में पूछा गया है, एनडीए में भी 2023 के अंदर पूछा गया है। तो पहला पूछा है आपका विच सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज अ सर्विस सेक्टर। इसमें बोला है कि इनमें से कौन सा सेक्टर है जो कि सर्विस सेक्टर भी कहलाता है। तो प्राइमरी सेक्टर तो आपका सर्विस सेक्टर नहीं कहलाएगा, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपको इनमें से बताना है कि जो आपका क्या बोला है विच सेक्टर, इनमें से कौन सा सेक्टर जो कि आपका सर्विस सेक्टर कहलाता है। तो आपका टर्सरी सेक्टर जो है वो सर्विस सेक्टर कहलाता है। सही आंसर आपका ये हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। ये आपको कुछ एक्टिविटीज के नाम दिए और इनमें से आपको बताना है कि इनमें से जो प्राइमरी एक्टिविटी है वो कौन सी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेचर से डायरेक्ट कनेक्ट होती है, जो नेचर से हम डायरेक्ट चीज़ें लेते हैं वो आपके प्राइमरी सेक्टर में आती है। तो उसमें बोला है इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, इंश्योरेंस, डेयरी फार्मिंग और बास्केट वीविंग। तो उसमें आपका हो जाएगा डेयरी फार्मिंग। सही आंसर आपका डेयरी फार्मिंग हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सेक्टर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में आते हैं, बाकी का ये आपका डेयरी फार्मिंग हो जाएगा। अ कॉल सेंटर इज एन एक्टिविटी अंडर विच ऑफ द सेक्टर। इसमें बोला है कि जो कॉल सेक्टर है, कॉलिंग सेक्टर होता है, जो कंपनी से आपको कॉल किया जाता है या जो होता है वो किस सेक्टर में आता है। तो आपका ये आ जाएगा आपका टर्सरी सेक्टर में, क्योंकि ये एक सर्विस प्रोवाइड की जाती है इसमें, तो ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। टर्सरी सेक्टर आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आते हैं जीडीपी एंड सेक्टरल शिफ्ट क्या होता है। सबसे पहले आपको तो जीडीपी मालूम होना चाहिए। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि आप सबको मालूम है कि इंडिया जीडीपी में कितना आगे पहुंच गया है। अच्छी बात है ये इंडिया के लिए। इंडिया 4th नंबर पे है जीडीपी में। ठीक है, तो ये इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी बात है फॉर इकोनॉमिकली सेक्टर में कि इंडिया 4th नंबर पे है वर्ल्ड में, जिसमें उसकी जीडीपी इतनी ज़्यादा हाई है।
तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि जीडीपी क्या होती है। तो टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स और सर्विस ऑफ द कंट्री ड्यू पर्टिकुलर ईयर, एक साल के अंदर कंट्री जितना कमा रही है, जितना खर्च कर रही है, उसमें से जो बच रहा है वो होता है आपका जीडीपी, कि आपने एक साल के अंदर कितना कमाया है, किसी कंट्री ने एक साल के अंदर कितना इनकम जनरेट की, तो वो आपका हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी। उससे आपका आपकी कंट्री का जीडीपी मालूम पड़ता है। तो बाकी की कंट्रियों के कंपैरिजन इंडिया 4th नंबर पे है और इंडिया की जो जीडीपी लेवल है काफी अच्छा है। काउंटिंग रूलिंग क्या होती है? ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस काउंटेड टू अवॉइड द डबल काउंटिंग। काउंटिंग रूलिंग मतलब होता है किसी चीज को एक बार काउंट करना, जैसे कि जीडीपी में कोई भी चीज है, ठीक है, उस जीडीपी में क्या होता है कि हम पूरी साल भर का जितना भी खर्चा होता है, जितना भी इंडस्ट्री ने किया होता है, कमाया होता है, या गवर्नमेंट ने किया होता है, या बाहर से आया होता है, उन सभी को मिला के जो इनकम होती है उसको रखा जाता है। तो उसी में अगर हम उसमें डबल काउंटिंग नहीं करनी है तो उसे हम काउंटिंग रूल कहते हैं। कि काउंटिंग रूल क्या होना चाहिए? ओनली सिंगल टाइम काउंट होना चाहिए किसी भी चीज को। तो ये आपका काउंटिंग। फिर आता है सेक्टर शिफ्ट इन इंडिया। इंडिया के अंदर कितने टाइप में सेक्टर डिवाइडेड है या क्या है उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी। इंडिया, ये आपका ट्राइंगल है एंड इसमें 3 सेक्टर डिवाइड किए मैंने। ये आपका है प्राइमरी सेक्टर, ये आपका है सेकेंडरी सेक्टर, और ये आपका टर्सरी सेक्टर। ये मैं अगर बोलूं एम्प्लॉयमेंट के रूप में, एम्प्लॉयड सबसे ज्यादा पीपल कहाँ पे हैं, तो आपका ट्राइंगल ऐसे बनेगा। अगर इसी में मैं कहूं कि इनकम सबसे ज्यादा जनरेट कहाँ हो रही है, तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, चेंज हो जाएंगी पोजीशंस। तो ऐसे पहले आ जाएगा आपका टर्सरी सेक्टर, फिर सर्विस सेक्टर, और फिर प्राइमरी सेक्टर। सबसे ज़्यादा आपकी इनकम जनरेट करता है टर्सरी सेक्टर, फिर उसके बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। एग्रीकल्चर में लोग एम्प्लॉयड ज़्यादा हैं, इंगेज ज़्यादा हैं, लेकिन इसमें इतनी कमाई नहीं हो रही है इंडिया के अंदर, बाहर हो रही है, लेकिन टर्सरी में सबसे ज़्यादा हो रही। ऐसा माना जाता है इकोनॉमी के अंदर, अगर आप टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा परफॉर्म करते हो, टर्सरी सेक्टर से आपकी इनकम ज़्यादा बनती है, तो आपकी कंट्री उतनी ही ज़्यादा डेवलप्ड होती है। तो कुछ इस तरीके से ये दोनों ग्राफ्स हैं। ये जीडीपी की बात कर रहा है एंड ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। अब इसमें बोला देयर हैज बीन अ मेजर शिफ्ट इन कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी प्राइमरी टू टर्सरी सर्विस सेक्टर। टर्सरी इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन जीडीपी। जैसे मैंने आपको ये जीडीपी वाला बना के बता दिया ग्राफ, जो ट्राइंगल बनना है, एंड ये एम्प्लॉयमेंट वाला बता दिया। ये दोनों पॉइंट्स को आप इस ऐसे ही लाइन रख सकते हो अपने माइंड मैप में या फिर शॉर्ट नोट्स में, ऐसे बना के रख सकते हो। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतने में ही काम हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चंस की, कि प्रीवियस ईयर में जीडीपी से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो 2023 और 20 के अंदर आपके एनडीए और सीडीएस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी में 2022 में पूछा गया है, 19 में पूछा गया है जीडीपी से। अभी क्वेश्चन है, इन इंडिया विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इन सेक्टर्स में से सबसे ज्यादा जो इंडिया है किस चीज में डोमेस्टिक सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करती है। इन इंडिया विच सेक्टर कंट्रीब्यूट द मोस्ट ऑफ जीडीपी के अकॉर्डिंग किस सेक्टर में सबसे ज्यादा इंडिया, तो इसका आंसर आपका टर्सरी हो जाएगा। अभी मैंने आपको ये ट्रायंगल बना के बताया सेम ऐसे ही। इन इंडिया विच सेक्टर स्टिल एम्प्लॉय द लार्ज, और इसी में मैंने आपको सेम साइड में आपको एम्प्लॉय वाला भी बनाया, तो आपका हो जाएगा प्राइमरी। वाई इज द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विस काउंटेड इन जीडीपी, कि फिर फाइनल गुड और जीडीपी की क्यों काउंट की जाती है जीडीपी में, ये बताना है इसमें। तो पहला आपको ऑप्शन देके रखा है, टू अकाउंट द एक्सपोर्ट, डिफिकल्ट टू कैलकुलेशन, अवॉइड द काउंटिंग। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर,
इसका सही आंसर होगा आपका सी वाला, अवॉइड द डबल काउंटिंग। सेकेंड में आपको ऑर्गेनाइज वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोला है। ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, तो इसमें एक लक्ष्मी की कहानी देके रखी है इस चैप्टर के अंदर में, सॉरी लक्ष्मी की नहीं, एक मिनट, कमला, कमला और कमल, इन दोनों लोगों की कहानी देके रखी है इसी चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी इकोनॉमी में। तो क्या होता है, जो कमला होती है वो एक डॉक्टर के यहाँ पे एज असिस्टेंट काम कर रही होती है। जो कमला होती है वो डॉक्टर के यहाँ पे काम कर रही होती है। ये सुबह जाती है, सुबह 6 बजे जाती है, शाम को 7 बजे आ रही है, और इसको कोई वीकेंड पे छुट्टी नहीं मिल रही है। एंड कोई इसकी सिक्योरिटी, हेल्थ के लिए जो आपका होता है फाइनेंस, वो भी नहीं दिया जा रहा है। कोई पर्टिकुलर पेमेंट नहीं है, इसको 8-9 हज़ार के करीब पेमेंट मिल रही है, और इसको कोई छुट्टी नहीं है, कंटिन्यूस काम करना है, कोई ब्रेक नहीं है। तो ये हाल है कमला का। एंड दूसरी तरफ कमल है। कमल एक इंडस्ट्री में काम करने जाता है या फिर एक कंपनी में काम करने जाता है। ये सुबह 7 बजे जाता है, शाम को 5 बजे आता है। इसकी 10 से 15 हज़ार रुपये पेमेंट है, फिक्स है। इसको हर संडे को छुट्टी मिलती है, हर फेस्टिवल पे इसको छुट्टी मिलती है। एंड इसकी हेल्थ का जो इंश्योरेंस है वो भी करके रखा है। अगर इसको कोई बीमारी दुखी होता है तो उसको उसका इलाज मिलेगा फ्री में, सारी चीज़ें इसको ऑर्गेनाइज। तो जो कमला है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, और जो कमल है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है। तो ये डिफरेंस होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट ने कुछ रूल बना के रखे हैं, उनको फॉलो करना होता है कंपनियों को और इंडस्ट्री को। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर होते हैं वो कोई रूल नहीं होता है, जैसे कि कोई दुकान पास की, जो किराने की दुकान होती है या फिर कोई कॉस्मेटिक की दुकान होती है, वहां पे जाके कोई काम करे तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। तो ये है आपका ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में आपको ये स्टोरी देके रखी थी, मैंने आपको बताई। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें ऑर्गेनाइज सेक्टर में बोला है कि गवर्नड बाय द फॉर्मल रूल और रेगुलेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको फॉर्मल रूल और रेगुलेशंस होंगे, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्मॉल स्कैटर यूनिट लार्ज आउटसाइड द गवर्नमेंट कंट्रोल। इसमें कुछ भी नहीं होगा ऐसा। इसमें जॉब सिक्योरिटी होगी, फिक्स वर्किंग आवर्स होंगे, पेड लीव होगी, सोशल सिक्योरिटी होगी, पर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपके ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफरेंस। अब इसमें चैलेंजेस क्या है, प्रोटेक्टिंग वर्क इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर विच एम्प्लॉय मेजोरिटी ऑफ इंडिया द पुअर। जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादातर इसी ट्रैक में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग इसी चीज़ में उलझे हुए हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहिए, वो उन्हें इस चीज़ का डिफरेंस नहीं मालूम है। इसके पीछे गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा वर्क करी है और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करी है। जैसे कि अभी हाल ही में कुछ जैसे कोविड के बाद और कोविड के टाइम से अभी तक चल रहा है, जो गिग वर्कर्स हैं, जो डिलीवरी बॉयज होते हैं, किसी भी स्विगी, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जो डिलीवरी का काम करते हैं, पार्सल इधर से उधर करते हैं, तो वो गिग वर्कर्स कहलाते हैं। तो उन्हें क्या है, कोई पेड लीव नहीं मिलती है, उनकी कोई हेल्थ के लिए कुछ नहीं। लेकिन गवर्नमेंट इसके लिए भी कुछ रूल लाना चाह रही है कि इसको एक ऑर्गेनाइज सेक्टर बनाओ, जिससे कि उन्हें हेल्थ का कुछ मिले, उन्हें हेल्थ फाइनेंस मिले, और उन्हें कुछ पर्टिकुलर लीव मिले, उन्हें अपनी जॉब सिक्योरिटी मिले। ये सारी चीज़ें, ये प्रेजेंट का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है कि एक जो ये वर्कर्स हैं, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। तो आप याद रखना, ये अभी तो अनऑर्गेनाइज है, कोई इन पे रूल वगैरह अभी नहीं है। कर रही है गवर्नमेंट लाने का, पर अभी तक आया कुछ नहीं है। ठीक है, या फिर बोलूँ लेबर वर्कर्स होते हैं, जो देखा होगा रोड के किनारे रहते हैं, आ जाए कल 1 घंटे के लिए काम कर जाएंगे, 2 घंटे के लिए काम कर जाएंगे, तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं।
है। इनके लिए काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट स्कीम्स लेके आ रही है, जैसे कि मनरेगा स्कीम जो कि 100 दिन की गारंटी देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। या फिर प्रधानमंत्री श्रम धन योजना, जिसमें गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी। या फिर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना, जो कि आप ये योजनाएं आपको लर्न रखनी है एग्जाम के लिए। जो स्कीम्स है गवर्नमेंट स्कीम्स एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। अब आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, आपके जो पूछे गए एनडीए में पूछा गया है, सीडीएस में पूछा गया, रेलवे में पूछा गया है। एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर देख रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस के आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, मैं आपको दो करवा देती हूँ, बाकी के आप करना। विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट इज जनरली नॉट अवेलेबल टू वर्कर इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में से क्या है? आप मुझे इसका कमेंट में सेक्शन में आंसर दें, जल्दी से जल्दी आप आंसर दें। पता, क्योंकि मैंने पीछे सारे पॉइंट्स कवर करवा दिए हैं, तो अब इतना तो आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कवर करवाए, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपके सेकेंड चैप्टर में थे। इकोनॉमिक सेक्टर, जीडीपी, इकोनॉमिक सेक्टर, जीडीपी, और जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ये सारे हमने कवर कर लिए हैं पॉइंट। और ये आपके डायरेक्ट यूपीएससी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, इन सभी में आपके ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे गए हैं, ये आपको कवर करने की ज़रूरत है। तो आप इस पूरी बुक को ना पढ़ते हुए अभी कर सकते हैं। तो अभी इसको हम सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगले सेशन में हम थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट करेंगे। जो आपका पार्ट थर्ड होगा, ये पार्ट सेकंड था क्लास टेंथ का ये आपका सेकंड वाला पार्ट था, जिसमें हमने सेकंड चैप्टर को कंप्लीट किया है पूरा। अब बारी है क्लास टेंथ के चैप्टर थर्ड की, जिसको हम कवर करेंगे पार्ट थर्ड में। आपने इस सेशन को यहाँ तक देखा तो इसके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। और बाकी की जिससे पीछे वाली जो भी पार्ट्स की क्लासेस है, या फिर 9th क्लास की जो भी क्लासेस है, आपको मिल जाएंगी इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। सारी लिंक्स कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एफकेट के एग्ज़ाम को कैसे फिल करना है उसकी भी वीडियो आने वाली है। एंड एक वीडियो और आएगी आपके लिए, जो कि इंडिया के डिफेंस एक्सरसाइज के ऊपर होगी। अभी तक की जितनी भी इंडिया के अंदर डिफेंस एक्सरसाइज हुई हैं या चल रही हैं या होने वाली हैं, उन सभी को हम उसी क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि एफकेट का एग्जाम पास आ रहा है, उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।